अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की जो तय हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान रात 8:30 बजे आसिफ अली जरदारी को मिलने उनके घर जाएंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात से मुताल्लिक आगाह करेंगे और जरा ये बताते हैं कि सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात जरदारी हाउस में होगी, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने से मुताल्लिक मुशावरत होगी। फजलुर रहमान अपनी नवाज शरीफ से मुलाकात की तफसीलात से आसिफ अली जरदारी को आगाह करेंगे। फौजी अदालतों के क़याम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर होगा। और गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई थी, JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जाती उमरा में वो मुलाकात करने पहुंचे थे और नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तो उन्होंने दरियाफ्त किया था, ताहम सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई थी। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को अपने इलाज से मुतालिक भी आगाह किया था और मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, नैब केसेस समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया था। इस मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इब्तदाई खद्दो खाल पर भी बातचीत हुई थी। अब आज मुलाकात होगी आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की जरदारी हाउस में, जिसमें मौलाना यकीनी तौर पर यह कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन का एक इत्तेहाद बन जाए हुकूमत के खिलाफ। इससे पहले भी वो कई कोशिशें कर चुके लेकिन नाकाम रहे। इस दफा वो कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हो जाए ताकि ये दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कुछ टफ टाइम दे सकें। और आज जो मुलाकात होने जा रही है उसके बाद यह पता चलेगा कि आसिफ अली जरदारी जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं इलेक्शन से पहले और ये कहते रहे हैं कि अगर इस बार हमने माफ कर दिया नवाज शरीफ को तो खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। तो देखते हैं कि खुदा तो माफ शायद ना करे नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी को, लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी अब माफ कर देंगे नवाज शरीफ साहब को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद, और क्या उन्हें मना लेंगे कि इकट्ठे मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाई जाए, और अगर कोई तहरीक चलाई जाए तो वो किस हद तक कामयाब होगी, उस तहरीक के खद्दो खाल क्या होंगे, इस पर आज बातचीत की जाएगी। जरदारी हाउस में मुलाकात है 8 बजे आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान जो बहुत सालों के बाद इस दफा पहली मर्तबा पार्लिमानी सियासत से आउट हो चुके हैं, वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा टफ टाइम दिया जाए। तो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होगी। अब यहां पर देखना यह होगा कि बिलावल भुट्टो कुछ रोज पहले जिन्होंने जेल जाकर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, वो भी इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। जियाउल हक का बेटा कहते रहे नवाज शरीफ साहब को, लेकिन अब मुलाकात करने के बाद जब केसेस खुले बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ, तो बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद यह कहने पर मजबूर हो गए थे कि नवाज शरीफ अब नजरियाती हो गए हैं। इससे पहले आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ साहब को यह कहते रहे कि वो धरती का नासूर हैं और इन्होंने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, और अगर हमने इस दफा माफ कर दिया इस शख्स को नाम भी नहीं लिया और ये कहा था कि इस शख्स को अगर हमने माफ कर दिया तो खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि आसिफ अली जरदारी की अपनी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी केसेस खुल चुके हैं, नैब भी इंक्वायरी कर रही है, बैंकिंग कोर्ट में भी केस है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस पहले रहा जिसके बाद ये नैब को ट्रांसफर हुआ। अब आसिफ अली जरदारी हुकूमती इदारों के खिलाफ भी खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं, जो पहले नवाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी भी हुआ करती थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब को हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि वो हुकूमती इदारों के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं आजकल। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जो बयानिया अपनाया था जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी, वो बयानिया अब हमें नजर नहीं आता है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी रिजवी साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं सर आप, जरदारी साहब और मौलाना साहब की आज मुलाकात है, मौलाना कल नवाज शरीफ साहब से मिले थे, कामयाब हो जाएंगे इन दो अपोजिशन की बड़ी पार्टीज को हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने पर? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश तो बड़े अरसे से यही है कि ये तीनों पार्टियां, यानी उनकी अपनी पार्टी और दोनों ये अपोजिशन की बड़ी पार्टी इकट्ठी होकर कोई ऐसा कौमी एहतजाज शुरू करें जिससे कि गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट कोलैप्स करे। वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन फिलहाल इसके इम्कानात नजर नहीं आते। हो सकता है कि PMLN की ख्वाहिश हो कि ऐसा हो जाए, PPP वालों की भी यही ख्वाहिश हो, लेकिन इस वक्त बुनियादी सवाल ये है कि क्या दोनों पार्टीज की ये स्ट्रेटेजी है कि इनके साथ मिलके हुकूमत गिराई जाए। फिर उसके बाद एक बुनियादी सवाल जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि किसी तरीके से कोई बड़ा एजिटेशन हो जाता है और ये हुकूमत कोलैप्स करती है, तो सवाल ये है कि बेनिफिट कौन करेगा।
नवाज शरीफ की पार्टी करेगी या जरदारी साहब की पार्टी करेगी। और जहां तक इस वक्त नंबर गेम है उसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो पंजाब में होने की वजह से उसे एक अदवी एडवांटेज हासिल है। जाहिर है कि पीपीपी जो है जहां नाराज है इमरान खान से, वहां ये भी नहीं चाहती कि इमरान खान को फारिग करके दोबारा नवाज शरीफ एंड कंपनी को इक़्तिदार मिल जाए। तो ये आपस की जो चपकलशें हैं वो इस किस्म की हैं कि एक मुश्तरका मकसद होने के बावजूद मुश्तरका स्ट्रेटजी शायद फौरी तौर पे तैयार ना हो। एक तरफ तो सर आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते रहे कि अभी हम इस हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के सीनियर रहनुमा ये कहते रहे कि टाइम देने की जरूरत क्या है, हमें पार्टी गिराने की हुकूमत जरूरत क्या है, ये अपने बोझ तले खुद गिर जाएगी। अब अगर कोशिशें स्टार्ट कर देते हैं और अगर बिल फर्ज महाल कामयाब हो जाते हैं तो क्या इस तरह का कोई चांस है कि दोनों मिलकर हुकूमत बना सकें आगे? देखिए, अव्वल तो ये है कि फिलहाल ये दोनों मिलके एक मुश्तरका एजिटेशन नहीं चलाएंगे। जब पीएमएलएन ये कहती है कि हम नहीं गिराएंगे, ये खुद ही गिरेगी, तो इसका मतलब ये है कि उनकी फ्यूचर के बारे में रिजर्वेशंस है। इसी तरह पीपीपी वालों की अपनी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर कोई नेशन वाइड एजिटेशन चल सकता है। अवामी सतह पर भी अभी वो माहौल नहीं है कि जो ये करप्शन का बैकड्रॉप है, इसकी बैकड्रॉप में ये दोनों पार्टियां कोई सस्टेन्ड मूवमेंट चला सकें। हसन अस्करी साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अगर बात की जाए और वो जो बात कर रहे हैं कि अपने बोझ से ये हुकूमत गिर जाएगी, और पहले जो बयानिया था नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज का और कुछ दीगर क़यादत का, शहबाज शरीफ साहब एक डिफरेंट टाइप का बयानिया लेते थे, अब चुप है नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा भी चुप है, उस तरह की बातचीत नहीं होती है। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब ऑन द अदर साइड हमें वो अब बातें करते नजर आते हैं। अब मौलाना की मुलाकात हुई है, अगर इन दोनों रहनुमाओं में यानी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में मुलाकात होती है तो क्या कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा अपने पुराने बयानिए पर बातचीत करना शुरू कर देंगे? देखिए, असल में दोनों के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। पीपीपी का चैलेंज ये है कि जब से अपने जो है जरदारी साहब और उनकी सिस्टर का नाम लिंक हुआ है वो जो है बैंक अकाउंट्स के सिलसिले में, उस वक्त से पीपल पार्टी बहुत नाराज और हमें नजर आती है और उसकी वजह से उनका बयानिया बहुत सख्त है। दूसरी तरफ जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, उसमें नवाज शरीफ साहब को एक कन्वर्शन तो हो चुकी है। अब वो जो उनको बेल पे हैं तो बुनियादी तौर पर वो ये नहीं चाहते कि उन पे ये चार्ज लगे कि बेल को वो सियासी मकसद के लिए मिसयूज कर रहे हैं। तो लिहाजा उनकी तवज्जो मेडिकल पे है और बयानबाजी ना उनकी बेटी कर रही है ना वो खुद कर रहे हैं, और ये रवैया उनका फिलहाल कायम रहेगा। अच्छा, ओवरऑल ये बात की जाती है कि दोनों पर चूंकि केसेस हैं, अब आसिफ अली जरदारी हैज कम अंडर द हीट, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह की ये बयानिया अपनाया है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब अपना चुके थे, उनको कुछ रिलीफ मिला तो अब वो चुप कर गए हैं, लेकिन करप्शन की वजह से ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन एक और अगर बात की जाए, महंगाई की अगर बात की जाए, तो ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है क्या कि जिस पर ये मोबिलाइज कर सकते हैं अपने इलेक्टोरेट को सड़कों पर निकलने के लिए, तहरीक चलाने के लिए? देखिए, थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन महंगाई का भी ये है कि अभी इनको 2-3 महीने और चाहिए, बजट तक जो है वेट होगा। तो बजट की जब आता है आपका मई के एंड में या जून के शुरू में, उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है। फिर यह है कि समर के शुरू में एक और मसला आपके सामने आ सकता है, वो बिजली की प्रॉब्लम्स का है। अगर बिजली की शॉर्टेज हो जाती है तो वो भी एक एडिशनल प्रेशर अवामी सतह पर है। उस लेवल पे, उस टाइम पे, यानी आप ये कह लीजिए जुलाई अगस्त के अंदर क्या सूरत हाल होगी इन बड़ी सियासी जमातों की, इस पे डिपेंड करेगा कि वो ये सिचुएशन जो खुद ब खुद इमर्ज कर रही है उनके हक में, उस पे क्या कैश कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक, और सवाल तो सीरियस ही है, लेकिन मैं आपसे ऑन अ लाइटर नोट पूछूंगा, इस सारे मामले के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या फायदा हो रहा है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो प्रॉब्लम उनकी ये है कि पीपीपी की हैसियत सिंध में उनकी हुकूमत है, पीएमएलएन एक क्रेडिबल फोर्स है पंजाब के अंदर, लेकिन मौलाना साहब की हैसियत चूंकि बहुत ही कमजोर हो गई है सियासी तौर पर, लिहाजा उनका कोई स्टेक नहीं है किसी तरीके से भी मौजूदा निज़ाम में। तो लिहाजा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये निज़ाम कोलैप्स करता है उनका नुकसान कोई नहीं है, जबकि पीपीपी का स्टेक है, सिंध उनके पास है, और पंजाब में पीएमएलएन का एक क्रेडिबल पोजीशन तो सियासी मौजूद है।
बिल्कुल। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की अल्टीमेटली अगर हम ये समझें कि ख्वाहिश हो सकती है कि किसी तरह से इस हुकूमत को गिराया जाए, अगली जो भी हुकूमत बनाई जाए री इलेक्शन कॉल कराया जाए ताकि उनका कुछ स्टेक बने, इससे कम पे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर मौलाना साहब भी कहीं मानने को तैयार होंगे। बिल्कुल आपकी असेसमेंट सही है कि मौलाना साहब तो चाहते यही है ना कि किसी तरीके से ये निज़ाम कोलैप्स करे और उसके बाद कोई नया इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में वो अपना वापसी जो है सियासी हैसियत से अपनी वापसी कर सके। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ में अपने सियासी तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं कि हुकूमत में एक ग्रुप NRO का हामी है। ये वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है। वो कहते हैं कि जरदारी अच्छा आदमी है, पैसे दे देगा, लेकिन नून लीग तो कफन में जेब लगवा कर साथ लेकर जाएगी। 30 जून से पहले सब चोर अंदर जाएंगे। एक और बड़ा दावा शेख रशीद साहब की तरफ से। और शहबाज शरीफ NRO मांग रहे हैं लेकिन मिलेगा नहीं। ईद के बाद मौलाना ऑपोजिशन का मजमा लगाने जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान एक सच्चा इंसान है, वो NRO नहीं देगा। शेख रशीद साहब की ये आज एक अहम स्टेटमेंट थी। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब, सर ये फरमाइएगा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो NRO देना चाहते हैं जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को। देखिए जी, शेख साहब हमारे मोहतरम हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन शेख साहब जो बात करते हैं उस पर रोशनी शेख साहब भी डाल सकते हैं। हमारी अपनी पार्टी खान साहब के बड़े करीब हैं सर, ये उनकी कोई इंट्यूशन है, उनको कोई शेख साहब हमारे दिल के इंफॉर्मेशन है। शेख साहब की जो बातचीत है उसमें खुद ही रोशनी डाल सकते हैं। शेख साहब के किसी कमेंट का नहीं दे सकता। शेख साहब हमारे दिल के भी बहुत करीब है। तो बाकी है कि मुख्तलिफ हमारी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, हमारी पार्टी में मुख्तलिफ राय हो सकते हैं और हमारी पार्टी में बड़ी आज़ादी है इज़हार राय की, लेकिन डिसीजन जो है वो मुशावरत के बाद लाज़िम बात है कि चेयरमैन का डिसीजन आखिरी डिसीजन होता है, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है पार्टी के अंदर, ये कोई गुलामों की पार्टी नहीं है कि हमारी पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि जी जद्दी पुश्ती पुराने चले आ रहे हैं, बाप दादा से भी अब्बा की थी फिर बेटों की हो गई। ये तो आज़ाद पार्टी है जिसके अंदर सबको अपनी राय रखने का इख्तियार है, लेकिन पार्टी में मुशावरत के बाद जो आखिरी फैसला होता है वो हमारे चेयरमैन साहब का होता है। तो लाजिम जो चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे वही होगा। और शेख साहब ने जो कहा उस पर मजीद रोशनी शेख साहब बेहतर डाल सकते हैं। सर शेख साहब तो रोशनी डालेंगे। मैं आपसे ये सवाल वैसे पूछना चाहता हूँ, आपके ख्याल में ये शेख रशीद साहब की छठी हिस्स कह रही है या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की है या ये दावा उन्होंने किस बुनियाद पे किया होगा, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैंने बताया ना कि शेख साहब आपको अवेलेबल है। शेख साहब तो वो शख्सियत है, मीडिया को 24 घंटे अवेलेबल है। उनका दावा या उनकी बात वो उस पर खुद बताएंगे कि उनका अंदाजा है या उनकी खबर है, ये क्या है। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज पर मुशावरत हो रही होती है और लाजिम बात है कि सबकी राय ली जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी राय है, कि किसी को ना डील देनी चाहिए ना डील होनी चाहिए, ना कोई NRO किसी को देना चाहिए। मुल्क ने बहुत सफर किया है। सर केसेस तो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, केसेस चल रहे हैं नैब में, ये दोनों खुद मुख्तार इदारे हैं। आपकी हुकूमत ना डील दे सकती है ना ढील दे सकती है, तो फिर इस बात का क्या मकसद? नहीं, हुकूमतें इससे पहले भी होता रहा है। हुकूमत हुआ। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में हम कुछ नहीं कर सकते, नैब से रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, नैब आज़ाद है, लेकिन जहाँ कहीं हुकूमती मामलात का जिक्र होगा तो हम वहाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमें उससे साइड होना चाहिए। बाकी नैब एक आज़ाद इदारा है, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट एक आज़ाद इदारा है, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर उस हुकूमत पे किसी ने कोई डील करना चाहिए तो हुकूमत को मैं नहीं समझता, मेरे अपने जाती राय। चलें, आपके कहने का मकसद ये है कि जब वो मामला आएगा कि हुकूमत के पास मामलात होंगे, डिसीजन पावर होगी, इस तरह के केसेस जब हुकूमत के अंडर आएंगे तो तब कोई डील या ढील नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि PTI के अंदर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि NRO दे दिया जाए ऑपोजिट लीडरान को। हलीम आदिल शेख साहब कह रहे थे कि पता नहीं उनकी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने कहां से ये अंदाजा लगा लिया है। आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त है? इस तरह का कुछ चल रहा है PTI में? इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, आवाज आ रही है आपको?
राब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा बयान है जो शेख रशीद साहब ने आज फिर दागा है और उनका ये कहना है कि पीटीआई अपनी इत्तेहादी जमात पर ही उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि एनआरओ दे दिया जाए नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, जो बड़े केसेस चल रहे हैं और जिस पर आए रोज इमरान खान साहब ये कह रहे होते हैं कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाह रहे हैं कि एनआरओ दे दिया जाए शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को, फरियाल तालपुर को, बिलावल भुट्टो जरदारी को। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने बता दिया, एक बड़ी खबर दे दी कि शहबाज शरीफ साहब एनआरओ मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं ये नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि मिलेगा नहीं। ईद के बाद उन्होंने एक और पेशगोई की और कहा कि ऑपोजिशन का मजमा लगाने जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन इमरान खान एक सच्चे इंसान हैं, वो एनआरओ नहीं देंगे। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि एनआरओ देने का इख्तियार तो हुकूमत के पास है नहीं, तो फिर किस तरह से इमरान खान साहब ये दावा करते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब एक बार फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाह रहे हैं कि एनआरओ दे दिया जाए ऑपोजिशन के लीडरान को। कितनी सच्चाई हो सकती है इस खबर में? बड़ा अहम उन्होंने खुफिया बात बता दी है कि इनके अंदर इत्तेफाक राय नहीं है। आप समझते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई है, इसमें कुछ सच्चाई का अंदाजा आप इससे लगाएं कि इतने डेस्परेशन है, ये कहते हैं कि 200 बंदे हम लटका देते तो लूटी हुई दौलत वापस आ जाती है। ये डेस्परेशन की इंतहा है। अब बताएं कौन डेस्परेट है? ये डेस्परेट है, ये जिन पे ये मुकदमा चला रहे हैं वो डेस्परेट है। ये 200 बंदे लटका देने की बात क्यों करनी पड़ी इनको, और क्यों इस खदशे का इजहार करना पड़ा तो लूटी दौलत आ जाती? इसका मतलब वो लूटी दौलत आने के इम्कान कम है। और ये पहले इनको सोचना चाहिए था कि दुनिया में जो कवानीन हैं और उनके जो एग्रीमेंट्स हैं दुनिया के ममालिक के साथ, क्या उन एग्रीमेंट्स के ताबे ये पैसा वापस ला सकते हैं? 200 अरब रुपए का नारा इन्होंने पहले दिन दिया कि बस हम आए और ये 200 अरब रुपया आ गया। अब 8-9 महीने गुजर गए हैं, पैसा तो आ नहीं रहा, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो फिर लोग अब सोचने में मजबूर हो गए कि ये गिरफ्तारियां हैं, क्या ये कोई सियासी इंतकाम है? क्योंकि बरामद तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, फिर अब एक तरफ कहता है कि एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। आपको पता है पिछले 2-2.5 महीने भी ये एनआरओ मांगने वाला खेल चला था। जी बिल्कुल। फिर बीच में वो डाई डाउन कर गया। अब वो दोबारा एक नई शक्ल आई है और ये बड़ी खतरनाक बात होगी इमरान खान के लिए। एक तरफ तो ये बयान आना कि 200 बंदे लटका देते तो लूटी दौलत आ जाती, और अब ये कहना कि खुद अंदर जो है इख्तिलाफ राय पाया जा रहा है। अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप उनको ढील दे दें या उनसे डील कर लें ताकि मुल्क की मामला किसी और तरफ चल पड़े। ये बड़ा अहम बयान दिया शेख रशीद साहब ने। भोलपन में दिए हैं, ये शरारत के तहत दिए, ये संजीदगी के तहत दिए, ये तो शाम तक पता लग जाएगा। उस किस्म के बयान देते रहते हैं। और जो कहा जा रहा है सर, कथा कलामी की माजरत, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये जो कहा जा रहा है कि पसे पर्दा कुछ मामला शक हो रहा है पीटीआई को कि चल रहे हैं, उसके तनाजुर में ये बार बार कह दिया जाता है कि एनआरओ मांगा जा रहा है, दिया नहीं जाएगा। भाई बात यह है कि पसे पर्दा तो बहुत कुछ हो गया पिछले कई साल, 1.5 साल से। उस पसे पर्दा का कोई अगर फायदा होता तो अच्छा था। हालत ये हुई है कि डॉलर के साथ जो इन्होंने पसे पर्दा हुकूमतों के कहने पर तो बेचारों ने क्या करना होगा, जो उनके साथ हुआ वो आपके सामने है। वो इनके साथ नहीं हो रहा, वो हमारे साथ हो रहा। मसलन मेरा अगर 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा था तो उसकी वैल्यू जो है वो 80,000 के करीब हो गई है, पड़े 20,000 रुपया मेरा नुकसान वैसे ही हो गया। ये सबका हो गया जिनका भी पैसे पड़े थे, घर बैठे हमें नुकसान हो गया। एक ये हुआ, और एक जो मैंने चीज खरीदनी है सुबह गाड़ी चलाने के लिए, जो पेट्रोल लेना है वो महंगा हो गया। जिस पंखे के नीचे मैंने बैठना है उसकी जो है बिल महंगा हो गया। जिस गैस को मैंने इस्तेमाल करके सुबह का खाना तैयार करना है वो महंगी होगी। तो मुझे तो दोहरी मुझ पर दबाव आ गया। एक पैसा जो मेरे बैंक में था उसकी वैल्यू कम होगी,
और उस पर मजीद बना कि ये जो इन्होंने हम पे टैक्स लगा दिए, मुझे ही देना पड़ा। अब तक की इनकी कारकर्दगी यही है ना, और इस कारकर्दगी के पीछे एक ही नारा है कि 200 बंदे लटका देते तो लूटी दौलत आ जाते। कि 200 बंदे लटकाने का जो तस्वर है, ये किसी भी पार्लियामानी सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता। और जिन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, उनसे इनको पैसे देने चाहिए। अब जो अदालतें से सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस जा रहे हैं, कुछ बेल के हवाले से या कुछ रियायत के हवाले से, वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं जजेस की, वो बड़ी अहम है। और एक केस में आज ही रिपोर्ट हुआ है, एक ऐसा आदमी पेश हो रहा है नैब की तरफ से एज ए प्रोसिक्यूटर, जिसने उस मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं उस वक्त जब वो उस नैब में नहीं था, एक और डिपार्टमेंट में था, और उस डिपार्टमेंट के हवाले से उनमें मुकदमा चल रहा है कुछ लोगों पे कि तुमने यहाँ पे फ्रॉड किया है। तो ओवरऑल आप कह ये रहे हैं कि स्ट्रेटजी इकोनॉमी का रुख बदलने की बनाई ही ये हुई थी कि 200 लोगों को लटकाए, उनसे लूटा हुआ पैसा वापस आए, एक्शन पहले ले लिया गया, स्ट्रेटजी अब बाद में बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे यहाँ। नाज़रीन, एक का वक्त है, वापस आते हैं कुछ और इशूज़ के साथ, उन पर तज्जिया होगा, तबसरा होगा, हमारे साथ रहिए। पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की जो रुकने का नाम नहीं ले रही। बिजली हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, पेट्रोल हो, सब्जियां, फल, अद्वियात, किराए, सब ने आवाम की हाय हाय करा दी है और बात यहां नहीं रुकती। अभी ताज़ा इजाफा हुआ है दूध की कीमतों में, गो के सिर्फ कराची में हुआ, लेकिन एक ही रात में 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया और हुकूमत बयानात तक महदूद है। सिर्फ सुई सदन को अभी भी गैस की कीमत कम लग रही है और इजाफे की समरी भिजवा दी गई है। और वज़रा की जानिब से जो कहा गया था कि 2 की जगह 1 रोटी खा लें, ये बयान आया था, तो फ्लोर मिल माफिया ने, एसोसिएशन चले कह लेते हैं, फ्लोर मिल एसोसिएशन ने उसे अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया और आटे की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली है। और ये सब अभी चल रहा है तो रमजान तो अभी आने वाला है। मुनाफाखोर अपने मुनाफे के चक्कर में अभी आवाम की मजीद चीखें निकलवाएंगी और फिर बजट, हुकूमत रही सही कसर बजट में पूरी कर देगी। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस महंगी होने का इम्कान है और सुई सदन ने गैस के नरखों में 106 रुपए 54 पैसे फी MMBTU इजाफे का मुतालबा कर दिया है। राजा उस्मान ताहिर से मजीद तफसीलात जानेंगे। राजा उस्मान ताहिर, बताइएगा किन बुनियादों पर यह इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है? सदन का मौकफ था कि 4 साल से गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है, इसलिए जो कंपनी है वो माली बहरान का शिकार है। और सोई सदन गैस कंपनी ने ओगरा को दरख्वास्त की थी कि 106 रुपये 54 पैसे फी MMBTU हमारा जो टैरिफ है उसमें इजाफा किया जाए। इस वक्त जो सोई सदन का टैरिफ है वो 591 रुपये 67 पैसे फी MMBTU। इस हवाले से आज ओगरा में इसकी समात हुई है, अवामी समात की गई, जिसमें अवामी नुमाइंदों को भी दावत दी गई थी और आम आवाम को भी बुलाया गया था। और समात के बाद ये फैसला महफूज किया गया है कि जो सोई सदन के टैरिफ में इजाफा किया जाए या ना किया जाए। अगर जो टैरिफ सोई सदन ने मांगा है उसके मुताबिक इजाफा किया जाए या उससे कम किया जाए। तो इस हवाले से ओगरा की जो चेयरपर्सन है उज़मा आदल, उनकी सरबराही में आज समात हुई है और ये फैसला महफूज किया गया है। चंद दिनों में फैसला सुनाया जाएगा कि गैस की कीमतों में कितना इजाफा किया जाएगा। ताहम ये हमारे ज़राए ने बताया है कि गैस की कीमतों में हर सूरत इजाफा किया जाएगा, क्योंकि सोई सदन का जो मौक़िफ़ है उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके माली बहरान का शिकार है कंपनी। अगर इजाफा ना किया गया तो मजीद माली बहरान पैदा हो जाएगा। इसी तरह सोई नार्दर्न ने भी दरख्वास्त दी थी टैरिफ में इजाफे की, उसके ऊपर भी फैसला ताहाल महफूज है और ये दोनों फैसले एक साथ सुनाए जाएंगे। जी तो उस्मान, आप ये बता रहे हैं कि 106 रुपये 54 पैसे फी MMBTU इजाफे का मुतालबा तो किया गया है, उस पर अवामी समात भी हुई है, इजलास हुआ है और हर सूरत चाहे इतना नहीं तो इससे कुछ कम इजाफा तो करना ही करना है। आप ये हम तैयार रहे हैं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये कंफर्म है कि इजाफा होगा, हर सूरत इजाफा होगा। IMF का भी ये मुतालबा है, हुकूमत का भी दबाव बढ़ रहा है कि गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। और ये हमारे ज़राए ने ये बताया, ओगरा के जो ज़राए हैं, ये फैसला कर लिया गया है कि सोई सदरन और नादरन के दोनों के टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। ताहम इजाफा हर सूरत होगा। अवाम के ऊपर जो बताया जा रहा है कि 40 से 45 अरब रुपए का जो है इजाफी बोझ डाला जाएगा अगर टैरिफ में इजाफे का उसूली। गैस की कीमतों में उस्मान जो पहले इजाफे किए गए थे उनसे इनका खसारा पूरा नहीं हो रहा क्या? बज़ाहिर इनका तो मौक़िफ़ यही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इतना खसारा नहीं है इनको, जिस तरह गैस कंपनियां अपने माली बहरान का रोना रो रही हैं। पहले भी हमने देखा है कि 2-3 महीने पहले भी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा किया था। इसके बावजूद कंपनियों का यही मौक़िफ़ है कि हमारा जो
माली बहरान है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि 4-5 साल से पिछली जो हुकूमत है उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया था, इसलिए उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया है। जब आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी सर्दियों में उन्होंने अच्छा खासा जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है, जो आवाम से उन्होंने बिलों में जो वसूलियाँ की हैं एक्स्ट्रा, उन जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था, उनका गैस कंपनियों का ये मौक़िफ़ था कि शायद आवाम को पता ना चल सके, और स्लैब वाइज जब उन्होंने इजाफा किया है तो उस इजाफे का फ़ायदा उठाते हुए अच्छा खासा उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, और आवाम को एक जो जिस तारफ का बिल अगर 1000 रुपये 1500 आता था, उनको उन्होंने 20,000 25,000 रुपये का बिल भेजा है, तो वो रेवेन्यू भी अच्छा खासा इकट्ठा किया है। अब हुकूमत ने लॉलीपॉप आवाम को दिया हुआ है कि वो बिलों में एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताया कि जो एडजस्टमेंट की जाएगी वो इंतहाई मिनिमम होगी, ताकि बस आवाम मुतमईन हो सकें कि उनके बिलों में एडजस्टमेंट कर दी गई है। जी सही, बिल्कुल ठीक। तो ये कहा जा सकता है कि IMF के जो मुतालबात हैं उनमें से एक मुतालबा ये है जिसके तहत ये किया जा रहा है, और बहाना सिर्फ ये बनाया जा रहा है कि खसारे में जा रही हैं कंपनीज तो इजाफा किया जा रहा है। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल है, और IMF का मान भी लिया, तस्लीम भी किया है। हमने देखा है कि बिजली की कीमत में भी इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, और गैस की कीमतों में भी इजाफा होता है। ये वो ऐसे 4 सेक्टर हैं जहाँ से हुकूमत सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत। तो ये मुतालबात मान लिए गए हैं, और अगले महीने जो है वो IMF पाकिस्तान को एक पैकेज का भी ऐलान करने जा रहा है। उमर साहब भी मुज़ाकरात करने के लिए वाशिंगटन में मौजूद हैं। ब्रीफली सिर्फ ये बता दीजिएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, उम्मीद कब तक है ये पूरी खबर हम सुन लेंगे? अजीब, ये मंडे ट्यूसडे तक जो है ना, पीर मंगल तक ये फैसला सामने आ जाएगा कि अवाम के ऊपर गैस की कीमतों में इजाफे का कितना बम गिराया जाता है। तो चले ठीक है, हफ्ते के अंदर फिर ये एक और बुरी खबर सुनने को अवाम तैयार हो जाएं कि गैस की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है, मजीद इजाफा होने जा रहा है, अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। बहुत शुक्रिया राजा उस्मान ताहिर, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हम कुछ कराची की बात करेंगे, जहां पर दूध की कीमत में अचानक 23 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डेयरी फार्म्स ने मिडल मैन को फी लीटर दूध 108 रुपये में बेचने का फैसला किया, और वजीर सप्लाई और प्राइसेस ने दूध की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे की खबर पर नोटिस लेते हुए डेयरी फार्म्स और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अब देखते हैं इस कार्रवाई के बाद क्या ये कीमतें वापस होती हैं या नहीं। बाहर कैफ एक ही रात में 23 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया डेयरी फार्म्स एसोसिएशन की तरफ से, और मिडल मैन को जो रेट दिया गया वो 108 रुपये फी लीटर का दिया गया। हमारे साथ आसिफ हसनैन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब आपके वक्त का। ये सिंध हुकूमत की सर रिट कहां पर गई? डेयरी फार्म एसोसिएशन अपने तौर पर ही फैसले किए जा रही है सब कुछ? सूरत हाल है, उस सूरत हाल में तो ये नजर आ रहा है कि इनका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, और जो अथॉरिटीज हैं शायद वो भी इसी तरह से जो है वो वक्त गुजार रही हैं। और उसकी बेसिक वजह ये है कि जिस तरह आपने देखा दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ और फेडरल गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किए पंजाब में और दीगर इलाकों में, मगर उससे भी खातिर खा जो है रिजल्ट नहीं निकल सका, और वो जो दवाओं की जो कीमतें थी वो 200 गुना से ज्यादा जो है वो बढ़ गई। इसी तरह 100 रुपये से एकदम 20 रुपये का जो इजाफा है वो समझ से बाहर है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये इजाफा जो है वो किया जाना था, 7 रुपये के करीब इजाफा हुआ है, और अभी 2-4 दिन में असम्बली फिर मूव हो रही है और ये 12 रुपये तक जाएगा। हर चीज के ऊपर जो ये जो इतनी तेजी से इजाफा हुआ, ये हम पहली दफा देख रहे हैं इस गवर्नमेंट में कि इस इजाफे की पे कोई किसी किस्म का कोई प्राइस पे कंट्रोल नहीं है। और ये कंट्रोल की 2-3 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है जिस तरह सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो है वो अपने दिफा के लिए मनी लॉन्ड्रिंग हो, वो जो है जाली अकाउंट्स हो, अभी तो उस मामलात में लगे उसको फोकस कर रहे हैं। और अभी तो ये कहा जा रहा है कि अपने तौर पर ये इजाफा कर दिया डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कंप्लिसिटी है? प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी, सप्लाई और प्राइसेस की जो वजारत है वो जानबूझकर उन्होंने पीछे से इनको कह दिया हो कि आप कर दें, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। देखें, ये होता ये है कि कोई भी चीज जो है वो कंट्रोल में होती है, कमिश्नर इस पे नेगोशिएशन करता है। पिछली दफा भी आपने देखा सिर्फ 2 रुपए दूध की कीमतों में इजाफे का सिलसिला था, उस पर जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कमिश्नर ने नेगोशिएशन की और उन तमाम चीज को सेटल्ड किया गया। लेकिन इस दफा आपको कोई नेगोशिएशन नजर नहीं आ रही है, कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी नजर नहीं आ रही है, और फिर खाली ये बयान दिया जाता है कि भाई इस सारी चीजों को जो है वो देखा जा रहा है। आज आम आदमी की सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, उसकी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, और आप ये रोजमर्रा की चीजें, वो दूध हो, रोजमर्रा की अशिया हो, इसमें जो बेइंतहा जो इजाफा कर रहे हैं ये बिल्कुल वाजे कर रहा है कि सूबाई गवर्नमेंट से लेकर फेडरल गवर्नमेंट तक का इदराक नहीं है, इनका फोकस नहीं है कि ये आम आदमी को रिलीफ दे। और रिलीफ देना तो दूर की बात है, जो आम आदमी का जो गुजारा है
जो किसी ना किसी तरह से यकीनी तौर पे आम आदमी का गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। और एक जगह पर जहां पर सिंध की जो सूबाई हुकूमत है, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जिस कदर तनकीद करते हैं वफाकी हुकूमत पर कि वहां पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो सिंध में भी सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी नहीं है। इसी तरह से एक तो हुकूमत की रेट को चैलेंज किया जाता है और फिर दूसरी बात ये कि बगैर बताए हुकूमत को, अपेरेंटली हुकूमत ये कहती है कि हमें पता ही नहीं है और इजाफा कर दिया गया इस कदर। और अब ये कहा गया कि इसका नोटिस ले लिया गया और नोटिस लेने के बाद नोटिस जारी किए गए हैं डेयरी फार्मर्स को और साथ ही साथ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। अब ये प्राइसेस वापस होती हैं या नहीं होती, ये आने वाला है। एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर नाजरीन। पब्लिक न्यूज रूम में आप हमारे साथ रहिएगा, हम हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, उन पर कुछ तज्जिया भी होगा। एक और अहम खबर से आपको अपडेट करते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने अदविया की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और वजीर आला पंजाब को कार्रवाई की हिदायत देते हुए कहा कि अद्वियात की कीमतों को पुरानी सतह पर वापस लाया जाए। इसी पर मजीद बात करते हैं। मुस्तंसर अब्बास हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। मुस्तंसर, ये बताइएगा कि जनवरी 2019 में ड्रैप ने नोटिफिकेशन जारी किया था और ये बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि वो कीमतें बढ़ा सकती हैं 9 और 15% के करीब। तो अब एक्शन किस तरह से लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? ये तो हुकूमती हुक्म के तहत हुआ सब कुछ। ये बिल्कुल, जब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुलाकात हुई वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से, तो वहाँ पर वज़ीर आला ने इस बात का, वज़ीर आज़म ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और वज़ीर आला को हिदायत की कि 72 घंटे के अंदर इक़दाम किए जाएं और जो पुरानी कीमतें उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए। तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने भी बाद में फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए ड्रैग और जो दीगर इदारे हैं उनको फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी है। और इस हवाले से जो गुज़िश्ता नोटिफिकेशन हुए थे ज़राए के मुताबिक हो ज़राए के नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जा सकता है। ताम इस हवाले से वज़ीर आला वो जल्द अपने मुशावरत मुकम्मल करके अपनी फैसला करेंगे। और वज़ीर आज़म ने आज जो 72 घंटे का टाइम दिया था और उसमें वज़ीर आज़म ने सख्त बरामी का इजहार किया वज़ीर आला से कि अवाम को रिलीफ दें और जल्द अज जल्द इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुरानी कीमतें जल्द बहाल की जाए ताकि गरीब अवाम जो है वो इससे फायदा उठा सके और एक नए पाकिस्तान के अंदर एक उन्हें अच्छी सहूलत मिल सके। जी, और फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, सिर्फ पंजाब में कीमतें वापस होंगी, बाकी पाकिस्तान का क्या बनेगा? जी, इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और उसमें उन्होंने पंजाब के हवाले से कहा। इस हवाले से जो की हुकूमत है वो पहले इस बात का नोटिस ले चुकी है और कीमतें बहाल कराने के लिए उन्होंने भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रब्ता किया और जल्द इस हवाले से क्रैकडाउन का भी आगाज कर दिया गया था। जबकि पंजाब में की जो रफ्तार थी वो स्लो थी, जिसके बाद अब ज़राए का कहना है कि आज वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद और वज़ीर आला का जो नोटिस लेने के बाद इस पर जो अमल दरामद है वो मज़ीद तेजी से डेडलाइन दी है वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म ने कि कब तक कीमतों को पुरानी सतह पर वापस लाया जाए? मुस्तंसर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मुस्तंसर अब्बास, आपने हमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज हिदायत की है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को कि अद्विया की कीमतों में जो इजाफा किया गया था, एक तो ड्रैप का नोटिफिकेशन वापस होने की उम्मीद है कीमतों में इजाफे के हवाले से, दूसरा जो पुरानी कीमतें थी उनको बहाल किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, पब्लिक न्यूज़ रूम में वापस आ रहे हैं हम कुछ और इशूज़ के साथ, उन पर तज्जिया होता है, तबसरा होगा, हमारे साथ रहिए। हम एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। कुछ बात करते हैं जर्मन सफ़ीर मार्टिन कॉबलर की, जो मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके पाकिस्तान से वापस रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अलविदाई ट्वीट में उन्होंने कहा कि 2 साल में पाकिस्तान में रहा, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान में दोबारा सैर के लिए आने के लिए उनको खुशी होगी, ये भी उन्होंने ट्वीट में कहा और कहा कि पाकिस्तान हमेशा मेरे दिल में रहेगा। जबकि रवानगी के वक्त जर्मन सफ़ीर मार्टिन कॉबलर ने एयरपोर्ट पर सेल्फीज भी बनवाई। आपको ये भी बताते जाएं कि मार्टिन कॉबलर ने 10 अगस्त 2017 को बतौर सफ़ीर पाकिस्तान में पेशा वराना जिम्मेदारियां संभाली और पाकिस्तान के रंग में वो रंग गए थे। मार्टिन कॉबलर ने पाकिस्तानी खानों से लेकर सकाफत, सयाहत, उर्दू ज़बान को खूब फ़रोग़ दिया। कभी चिंची रिक्शा चलाया तो कभी साइकिल चलाई, लेकिन उनकी पसंदीदा सवारी उनकी फॉक्सी थी। मार्टिन कॉबलर ट्रक आर्ट से सजी तोहफे में मिलने वाली वेस्पा स्कूटर भी अपने साथ लेकर गए हैं। जबकि पाकिस्तान में जलेबी, कुल्फ़ी, पाए से लेकर बिरयानी तक सब चीज़ों के उन्होंने मज़े उड़ाए और पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए ख़ानदान को उन्होंने पैसे भी भेजे और यहाँ से फर्नीचर की ख़रीदारी भी की। उनके एजाज़ में आज सदर मुमलिकत ने एक तकरीब का भी एहतमाम किया था। इसी के साथ पब्लिक न्यूज़ का वक्त ख़त्म हुआ। हमने मार्टिन कॉबलर को यहाँ पर खराज तहसीन पेश करना था। पब्लिक न्यूज़ से अकबर बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।